हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन संख्या 3 से हम देखेंगे हल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 3 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। मतलब किससे? प्रतिस्थापन विधि से और दूसरा वज्र गुणन विधि से आपको क्वेश्चंस को हल करना है। एक बार प्रतिस्थापन विधि से और एक बार आपको वज्र गुणन विधि से आपको हल करना है। फिर बोला है कि किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि हम आपको पिछले लेक्चर में प्रतिस्थापन विधि बता दिए थे। अच्छा, उसके बाद इसके जस्ट पिछले लेक्चर में भी आपको हम वज्र गुणन विधि से बता दिए थे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि आप खुद कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि का जो फॉर्मूला होता है, वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मूला है हम बोर्ड पर आपको लिख दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में तो पहले आपको A1 पता करना होगा कि A1 का मान कितना है 8, B1 का मान कितना है तो कहिएगा 5, C1 का मान कितना है कहिएगा -9, A2 का मान कितना है तो A2 का मान 3, B2 का मान 2 और C2 का मान -4। ध्यान से देखिए बच्चों। अब हम इस फॉर्मूला पर हम इसको क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो चलिए, लिखा चुकी x अपन, तो ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो अब हमको B1 को C2 से गुना करना हो। ध्यान से देखिएगा, तो आप ध्यान से देखिए B1 कितना है 5 गुना C2 कितना है -4। तो गुना कीजिएगा तो -20 मिल जाएंगे। माइनस फॉर्मूला से आया। दूसरा देखिए B2 को C1 से गुना करना है। तो B2 देखिए कितना है 2 गुना C1 कितना है -9। तो कितना हो जाएंगे -18 और ये माइनस मिलके +18। ठीक है बच्चों। अब देखिए y बटा C1 को A2 से गुना करना है। तो C1 कितना है -9 और A2 कितना है, A2 देखिए 3 है तो कितना मिलेगा -27। और ये माइनस C2 को A1 से गुना करना है। C2 को किससे गुना करना है A1 से। तो C2 कितना -4 और A1 कितना, तो हो जाएगा -32 और ये माइनस मिलके +32 1। अब आपको A1 को किससे गुना करना है B2 से। तो A1 कितना है 8 गुना B2 कितना है 2, कितना मिलेंगे 16 माइनस। अब आपको A2 को B1 से गुना करना होगा। तो A2 कितना है 3, B1 कितना है 5, कितना मिला 15। समझ में आया? चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएंगे x बटा -2 और ये हो जाएंगे y बटा 5। 32 में 27 गया तो 5। ये हो जाएंगे 1 बटा 1। अब आपको क्या काम करना है, एक बार इसको ले लेना है। लिखेंगे चूंकि x बटा -2 बराबर 1 बटा 1 और y बटा 5 बराबर
1/1। तो यहां से x आपका क्या निकलेगा, तो x बराबर -2 और y बराबर 5। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो x के पहले पर रखेंगे -2 तो -16, अब प्लस y के जगह पर 5 तो ये हो जाएगा -16 और 25 तो कितना हो जाएगा +9। संतुष्ट कर रहा है। दूसरा को चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा -6 और +10 तो +4। हमारा क्या है बच्चों, आंसर सही है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस को क्या कर दिए, लगा दिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस 4 को हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 4 को देखा जाए। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन 3 को भी हम मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 4 में आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। बोला कि नीचे जो समस्या दिया है इसको आप पढ़ के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसको किसी भी बीजगणित विधि से हल करना है। किसी भी बीजगणितीय विधि से, जैसे आपने पढ़ा विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र, तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है विधि, उस विधि से ये सभी क्वेश्चन 4 में जो 5 क्वेश्चन दिए हैं उन सभी को आपको हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन 4 का 1 हम आपको पहले समझा देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। कहने का मतलब कि महीने का जो खर्च है, छात्रावास जहां विद्यार्थी रहते हैं, तो कहता है कि छात्रावास में मासिक व्यय मतलब महीने का जो खर्चा है उसमें 1 भाग नियत है। ये सभी बच्चों के लिए लागू होता है, ठीक है। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। मतलब एक छात्रावास में जो विद्यार्थी रहते हैं तो उनका जो महीने का जो खर्च है, उन महीने के खर्च में से 1 भाग नियत है जो सभी विद्यार्थियों को लगेगा। जैसे मान लीजिए कि रूम किराया सभी विद्यार्थियों को सेम लगेंगे। उसके बाद कोई 20 दिन भोजन करेगा तो उसका पैसा लेगा, कोई 15 दिन करेगा तो 15 दिन का ही पैसा लेगा, ठीक है। तो जब एक विद्यार्थी का नाम था ए, जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय करता है। तो 1000 रुपया जो है 20 दिन का भोजन का खर्च नहीं है, उसमें कुछ नियत व्यय भी जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि रूम किराया लगा होगा, अब प्लस भोजन का खर्च मिलके कितना है 1000 रुपया। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है उसको 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो 26 दिन का जो भोजन किया है वह सिर्फ 1180 नहीं है, इसमें क्या है कि नियत व्यय भी है, नियत खर्च भी सम्मिलित कर दिया गया। 26 दिन का भोजन प्लस नियत व्यय मिलके 1180, ठीक है। तो क्या बोलता है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये पता करना है कि अगर मासिक व्यय में 1 भाग नियत लगता है जो सभी विद्यार्थी को लगते हैं तो आखिर वह कितना है, और प्रतिदिन भोजन पर खर्च क्या है। तब हमको मालूम नहीं है बच्चों, तो हम मान लेंगे कि नियत व्यय बराबर x रुपया और प्रतिदिन मतलब 1 दिन पर भोजन का खर्च मान लेंगे। तो चलिए मानते हैं। तो माना कि नियत
व्यय मतलब खर्च बराबर x रुपया। कितना? x रुपया। तो x रुपया सभी विद्यार्थी को लगेंगे। आप 20 दिन खाइए या 25 दिन खाइए, उससे उसको मतलब नहीं है, सभी को x रुपया लगेंगे। आप प्लस जो भोजन करेंगे इन दोनों को मिला के आपको आपसे लेगा। ठीक है। और प्रतिदिन का मतलब होता है एक दिन। प्रतिदिन भोजन पर व्यय बराबर y रुपया। ठीक है बच्चों, तो आप प्रश्न से देखिए। तो अब देखिए विद्यार्थी ए के लिए क्या है? विद्यार्थी ए के लिए, ठीक है, विद्यार्थी ए के लिए कितना दिन भोजन किया? 20 दिन। तो 20 दिन का 1000 रुपया नहीं है, उसमें उसको x लगा होगा, नियत लगा कितना x, और 20 दिन भोजन किया तो एक दिन भोजन का खर्च y, तो 20 दिन का खर्च क्या होगा? 20y, दोनों मिलके कितना? 1000 रुपया। अब विद्यार्थी किसके लिए? तो बी के लिए चल रहा है। देखिए ये 26 दिन किया तो उसको भी लगे होंगे x रुपया, अब प्लस 26 दिन का भोजन खर्च, तो एक दिन का y, तो 26 दिन का 26y, कितना देना पड़ता है टोटल? 1180। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लीजिए, यानी समीकरण 1 घटाव 2 कर लीजिए। तो देखिए x, तो अब हो जाएगा आपका x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y 1180 घटाया, तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये था प्लस माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 6y, ये आपका हो जाएगा माइनस 180। ठीक है बच्चों, नहीं 180 नहीं, हाँ हाँ आपका 180, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर 180 बटा 6 यानी 30। तो देखिए अब y का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए। अब y का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 में देखिए x प्लस 26 गुना y का मान कितना है? 30 बराबर 1000। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 26 तिया 78 1000, तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा 26 तिया 78, ठीक है, सॉरी 20 है, गलती हो गया बच्चों, समीकरण 1 में क्या है? 20, ये हो जाएंगे 600, तो ये हो जाएंगे 1000 घटे 600, तो x बराबर क्या मिल जाएंगे? 400, और y बराबर कितना मिल गए? 30 रुपया। ये सभी कितने में, क्या चीज में होंगे? रुपया में। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन 4 का 4 का हम 2 देखेंगे। तो 4 का अब हम 2 देखेंगे।
देखिए अब आ गया आपका प्रश्न भिन्न से। किससे आ गया? भिन्न से आ गया। तो फोर का 2 क्वेश्चंस। तो हमने बताया था कि भिन्न से प्रश्न हो तो अंश और हर मानेंगे। तो लेट कर लेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न आपका हो जाएगा x बटा y। समझ में आ गया? अब प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न से प्रश्न क्या कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है। ये जो भिन्न है x बटा वाई, ये 1/3 कब हो जाता है बच्चों? जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में क्या करता है? 1 घटा लिया जाता है। तो जो भिन्न था x बटा वाई, ये कितने की इक्वल हो जाता है? 1/3 के। तो क्या बोला कि उसके अंश में से घटाइए। तो अंश था x, उसमें से 1 घटाया, हर वही रहेगा, हर में कुछ नहीं किया गया है, ये 1/3। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x, ये आया इधर -y, ये इधर गया +y। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि और वह 1/4 बोला कि ये 1/4 कब होता है? हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, सिर्फ हर में। यानी अंश वैसे ही रहेंगे, हर में कितना जोड़ा गया? 8, तो कितना हो जाता है? 1/4। तो यहां से देखिएगा, इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर y + 8। यहां से आ गया 4x - y बराबर 8, समीकरण 2। अब हम y को ही क्या कर लेंगे? लुप्त कर लेंगे। तो समीकरण 1 घटाव 2 लिखेंगे। समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 घटाव 2 से। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया 3x - y बराबर 3, देन 4x - y बराबर 8। अब इसको हमने क्या किया? हम घटा रहे हैं, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सॉरी ये आपके नहीं कटेंगे, कटेंगे आपके ये। तो आपका हो जाएगा ये था प्लस, ये माइनस, तो हो जाएगा -x बराबर -5, तो x बराबर +5। अब x का मान चलिए समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो x का मान देंगे तो देखिए 3 गुना 5 -y बराबर 3, तो हो जाएगा 15 - y बराबर 3, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 15 - 3, तो y बराबर 12 और x बराबर 5। अब हम चेक कर लेते हैं तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा कि भिन्न हमारा जो हो जाएगा, ये आपका भिन्न हो जाएगा 5/12। ठीक है, चेक कर सकते हैं बच्चों, चेक आप कर सकते हैं। अगर बोला कि अगर आप देखिए अंश में 1 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 था, अंश में 1 घटाया 4/12, काटिएगा 1/3। फिर बोला कि हर में 8 जोड़ दीजिए, तो हर में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20, काटा 1/4। तो हमारा आंसर क्या है? सही है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है,
यस ने एक टेस्ट में, बोल रहा है कि यस एक लड़का है, तो यस ने एक टेस्ट दिया जिसमें उसको कुल 40 अंक आते हैं। किस प्रकार आते हैं? तो बोला कि यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कैसे? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला। बोला कि उसको 40 अंक कैसे आया? कि बोला कि प्रत्येक सही अंक पर 3 अंक मिला और तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती गई। अगर इसका मीनिंग है बच्चों कि अगर मान लेते हैं कि आपने 15 प्रश्न सही बनाया और 5 आपने गलत बनाया, तो इस क्वेश्चंस के मुताबिक बोला कि सही एक कहता कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता। अगर आप 15 को सही बनाते तो 15 गुना 3, ठीक है, और 5 गलत बना दिए तो बोला कि प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काटेंगे। तो 5 हमने गलत बनाया तो 5 अंक जो हमारा 45 आया उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चंस का मीनिंग है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो हमको मालूम नहीं है तो हम क्या काम करेंगे? सही प्रश्न की संख्या और गलत प्रश्न की संख्या मान लेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी से पूछते हैं कि चलिए भाई आपने टेस्ट जो दिया उसमें कितने प्रश्न थे, तो वह व्यक्ति क्या बोलता है कि हमने 15 सही बनाया और 5 गलत बताया। तो आप समझ जाइएगा कि 20 प्रश्न थे। तो हम यहाँ पर यही काम करेंगे, टेस्ट में सही प्रश्न की संख्या और गलत प्रश्न की संख्या मान लेंगे। तो लेट कर लेंगे, माना कि यस द्वारा बनाए गए सही प्रश्न की संख्या बराबर x और यस द्वारा बनाए गए गलत या अशुद्ध प्रश्न की संख्या बराबर y। तो कुल प्रश्न की संख्या बता सकते हैं कितने होंगे? x प्लस y होंगे। अब देखिए प्रश्न के मुताबिक चलिए, अब देखिए बोला कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला। तो अब सही प्रश्न कितना बनाया? x। अगर मान लीजिए कि आपने प्रश्न बनाया सही 15, तो बताइए कितना मिलेंगे? 15 गुना 3 यानी 45। कैसे निकाला? तो सही प्रश्न की संख्या को एक प्रश्न में जो अंक मिलते हैं उससे हम गुना कर देंगे। तो सही प्रश्न की संख्या x और एक सही पर 3 अंक मिलते हैं तो x सही प्रश्न पर क्या मिल जाएंगे? 3x। अब माइनस एक गलत बनाने पर 1 अंक, इसने y गलत बनाया तो y माइनस करेंगे तभी तो टोटल 40 के इक्वल होगा। इसी प्रकार पुनः प्रश्न से फिर बोला कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक दे दे। बोला कि यदि उसको सही उत्तर पर 4 अंक दे देते तो क्या हो जाता? मिलता 4x मिलता, घटे। और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते, अशुद्ध कितना बनाया? y, तो 2y माइनस हो जाता। तो बोला कि 50 अंक आते। कितना आता? 50 अंक। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस y बराबर 50। तो यहाँ से 2x माइनस y ये गुना में है, बराबर के तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 50 भागा 2 तो कितना? 25। अब हम समीकरण 1 में से 2 को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। समीकरण लिखेंगे
कि समीकरण 1 घटाव 2 से। तो एक क्या है, ध्यान से देखिए, 3x माइनस वाई बराबर 40 और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 50। घटाया तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये पहले से था प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर कितना, x बराबर कितना भाई, कहीं मिस हो गया, देखते हैं बच्चों, ये आपका 25, सॉरी ये कितना होगा 25, ध्यान से देखिए, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15। अब x का मान लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये रहा आपका, तो 15 3 गुना 15 माइनस वाई बराबर 40, तो ये हो जाएगा 45 माइनस वाई बराबर 40। तो अगर हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y इज इक्वल हो जाएगा आपका कितना 5 और x इक्वल कितना हो जाएगा 15। तो कुल प्रश्न क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी 15 प्लस 5 यानी कितना 20। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चंस 4 को देखते हैं, क्वेश्चंस 4 को हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तो पहले समझिए। अब जो हमारा प्रश्न है चाल, दूरी और समय से, किससे प्रश्न आ चुका है, चाल, दूरी और समय से। तो आपके बुक में जो है चाल, दूरी और समय से जो प्रश्न है, दो या तो वस्तु में रिलेशन होगा, कार बस में, या ऋतु राम में, ऐसा हो सकता है। तो पहले अगर आप ध्यान दीजिए कि चाल, दूरी और समय से प्रश्न रहे तो दोनों वस्तु की चाल हम मान लेंगे। तो यहाँ पर कार ए है और कार बी है, तो पहले आप मान लीजिए, माना कि कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम आपको क्वेश्चंस को फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या बोलता है कि एक राजमार्ग पर, एक राजमार्ग का मतलब होता है एक रास्ता, एक रास्ता, ठीक है। ये एक रास्ता, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, यानी एक रास्ता पर दो स्थान है ए और बी। कितने दूरी पर है, बोला कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बच्चों, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोला कि एक कार ए से, एगो कार ए से चलता है और दूसरी कार बी से चलता है। कहता है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, मतलब एक कार ए से चलता है और एगो कार बी से चलता है। एक ही समय चलना
परिणाम करता है। एक ही समय का मतलब होता है बच्चों, अगर कार ए 9 बजे चलना स्टार्ट किया होगा तो कार बी भी 9 बजे चलना स्टार्ट किया होगा। मतलब अगर ये 10 बजे चलेंगे तो ये भी 10 बजे चलेंगे। तो कहता है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना परिणाम करती है। देखिए अब क्या बोलता है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, दोनों कार की चाल क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है और एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के बाद मिलती है। मतलब कार जो है, एगो कार ए से, एक कार कहां से चलता है, ए से चल रहा है, ध्यान से देखिए, और दूसरी कार भी बी से चलेगा और दिशा बोल रहा है कि एक ही दिशा में, देखिए कि ये एक ही दिशा में, ये जो है एक ही दिशा में चलती है। अगर ये इस डायरेक्शन में चल रही है तो बी भी उसी डायरेक्शन में चलेगी। देखिए अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चंस बोल रहा है कि दोनों कार जो है 5 घंटा के बाद मिलती है, दोनों कितने के बाद मिलते हैं, 5 घंटा के बाद, लेकिन कह रहा है क्वेश्चंस की एक ही समय चला। अगर मान लीजिए कि हमने भी चला 9 बजे, दूसरा व्यक्ति भी चला 9 बजे और 5 घंटा के बाद मिला, इसका मतलब हमने भी 5 घंटा चला और दूसरे व्यक्ति ने भी 5 घंटा चला, तो दोनों के लिए टाइम कितना है, कांस्टेंट है, 5 घंटा है। और बोला कि 5 घंटा के बाद मिला, तो 5 घंटा के बाद मिला, अगर हम डायरेक्शन इस दिशा में लेते हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि कार ए की चाल अधिक होगी, तब ये तो बी को पकड़ेगा। तो मान लीजिए कि कार ए जो है बी को कहीं न कहीं पकड़ा होगा, मान लेते हैं कि सी पर पकड़ा होगा, ये चला ए से, ये चला बी से, कुछ दूरी के बाद गया तो पॉइंट सी पर दोनों क्या हो गया, मिल गया। तो ये अब दोनों यहां पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी कार ए जो है वह बी को क्या कर लिया, पकड़ लिया, मान लीजिए पकड़ लिया। तो देखिए हमने बताया था कि जब चाल, दूरी और प्रश्न से क्वेश्चन रहे बच्चों, तो दोनों की चाल मान लिया, कार ए की चाल मान लिया और कार बी की चाल भी मान लिया। अब आपको देखना है बच्चों कि चाल तो हमने माना, अब हमको देखना है कि प्रश्न में अगर हमको समय दिया होगा, अगर प्रश्न में समय दिया तो समय और चाल से दूरी निकालेंगे। फिर से चाल, दूरी और समय से जब प्रश्न रहे बच्चों, तो दोनों ऑब्जेक्ट जो होगा उन दोनों की चाल मान लीजिएगा, उसके बाद आप प्रश्न पढ़िएगा। अगर प्रश्न में समय दिया है तो समय और चाल से हम क्या निकालेंगे, दूरी। देखिए इस रिलेशन से चाल बराबर दूरी बटा समय से। फिर से ये 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चाल, दूरी और समय से प्रश्न रहे व्यक्ति बच्चों, तो दोनों ऑब्जेक्ट की चाल मान लेंगे, उसके बाद हम प्रश्न पढ़ेंगे। अगर प्रश्न में समय दिया है तो समय और चाल से क्या निकालेंगे, दूरी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि समय नहीं दिया तो निश्चित रूप से प्रश्न दूरी देगा, तो दूरी और चाल से क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। तो जैसे ही निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से कि कार ए और बी एक ही समय चला। अगर ये 9 बजे चला होगा ए से, तो कार बी भी चला होगा 9 बजे, और बोला प्रश्न की 5 घंटा के बाद मिले, हमने भी चला 9 बजे, दूसरा व्यक्ति भी चला 9 बजे और 5 घंटा के बाद मिले। इसका मतलब हमने भी 5 घंटा चला और दूसरे व्यक्ति ने भी 5 घंटा चला, तो दोनों के लिए टाइम कितना है, 5 घंटा। यानी कार ए भी कितना चला, 5 घंटा। मतलब कार ए से सी पहुंचा होगा 5 घंटा में, तो कार बी से सी पहुंचा होगा 5 घंटा में। तो दोनों कार के लिए टाइम मालूम है 5-5 घंटा। तो टाइम और चाल से क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब कार
ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। तो देखिए फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। तो दूरी बराबर चाल और चाल गुना समय कितना 5, तो ये हो जाएगा 5x। बिल्कुल बिल्कुल होगा। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल है x और समय है 5, तो 5x दूरी निकला, तो ये आपका हो जाएगा किलोमीटर में। तो कार बी के लिए भी क्या है, वो भी 5 घंटा चला। कार बी द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल इसका है y और समय 5 घंटा, तो 5y। तो देखिए दोनों कार कहां पर मिला होगा, सी पर। तो यानी कार ए से सी कितना दूरी तय किया है, 5x। ध्यान से देखिए। और कार बी से सी कितना गया होगा, ये 5y। ये कितना गया होगा, 5y। अब देखिए बच्चों, अब आपको एक रिलेशन बनाना है। तो आप कह सकते हैं कि यहां से यहां जो 5x है ये कितने के इक्वल होगा, 100 किलोमीटर प्लस 5y को अगर हम जोड़ देंगे, क्योंकि ए से बी की दूरी है 100 किलोमीटर, बी से सी है 5y, दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, 5x के बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 5x बराबर हो जाएगा 5y प्लस 100। अगर आप 5x ये लाते हैं माइनस 5y, ये 100, यहां से 5 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो x माइनस वाई बराबर 100। तो यहां से x माइनस वाई बराबर, ध्यान से देखिए, 100 भागा 5 कितना मिल जाएंगे, 20। ये समझ में आ गया, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारी बात को समझ रहे हो हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया। क्या आया, जी सर, चलिए ठीक, ओके। अब देखिए केस 2 में, देखिए केस 2 के लिए हम आपको बता रहे हैं। केस 2, अब इसको यहां से यहां बना लेते हैं फिगर, पहला का था। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है, यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटा के पश्चात मिल। बोला कि अगर एक दूसरे के ये विपरीत चलता है तो 1 घंटा के बाद मिलता है। मतलब दोनों कहां खड़ा है, ए और बी पर ही खड़ा है, यानी ए और बी। ठीक है। अब देखिए कार ए, देखिए कार ए देन कार बी, ये विपरीत चल रहा है बच्चों। ये आपका विपरीत चल रहा है, तो कितने घंटा के बाद मिलते हैं, 1 घंटा के बाद। और यहां से यहां डिस्टेंस क्या है, एक रास्ते पर 2 स्थान था, ए और बी, कितने किलोमीटर की दूरी पर थे, तो 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। अब देखिए ये चला ए से, ये चला बी से विपरीत, तो कहीं ना कहीं मान लिए कि ये डी पर मिला होगा, यानी ए यहां पहुंचा तो बी डी पर मतलब बी यहां पहुंचा। ठीक है। तो अब देखिए दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए ध्यान से देखिएगा बच्चों कि दोनों तो एक ही समय चलता है, एक ही समय, और 1 घंटा के बाद मिलता है। तो कार ए ने भी 1 घंटा ट्रेवल किया और कार बी ने भी 1 घंटा ट्रेवल किया। ठीक है। तो अब चाल दोनों के लिए तो वही रहेंगे, तो चाल और समय दिया तो फिर हम दूरी निकालेंगे। केस 2 में हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब देखिए पुनः प्रश्न से
केस 2 ले सकते हैं, केस 2। देन ये क्या था, केस 1। केस 1, तो केस 1 में देखिए तो एक घंटा में कार ए द्वारा तय की गई दूरी, तो चाल x, समय 1, तो दूरी क्या हो जाएगा x किलोमीटर। एक घंटा में कार बी द्वारा तय की गई दूरी, ये क्या हो जाएगा y किलोमीटर। तो ध्यान से देखिए, फिगर को हम गंदा नहीं करना चाहते हैं, तो ये कार यहां से यहां x किलोमीटर गया होगा, और ये कार यहां से यहां कितना आया होगा y किलोमीटर। तो अगर हम x किलोमीटर को y किलोमीटर के साथ जोड़ देंगे तो कितने के इक्वल हो जाएंगे, 100 के, यानी x प्लस y देन कितना, ये 2। अब आपको समीकरण एक प्लस 2 कर दीजिए, एक को 2 के साथ जोड़ दीजिए, जिससे आपका y क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो बात समझ में आया। अब इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो देखिए x माइनस वाई बराबर 20, नीचे x प्लस वाई 100, जोड़ा तो 2x 120, तो x बराबर 120/2 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो ध्यान से देखिएगा कि x का मान कितना है, ध्यान से देखिएगा कि x का मान 60 माइनस वाई बराबर कितना है 20। ध्यान से समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ से अगर हम y निकालेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और x कितना आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चंस लास्ट। देखिए क्या कह रहा है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। बोला कि एक क्या था, एक आयत था। मान लीजिए ये आपका एक क्या है, एक आयत है। क्या है, एक आयत है, नाम दे दीजिए। ठीक है, बोला कि इसका क्षेत्रफल में कितना कम हो रहा है, 9 इकाई कम हो रहा है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल पहले कुछ होगा, तब ना उसमें 9 कम हुआ होगा। तो पहले इसकी लंबाई x होगी, इसकी चौड़ाई y, इसका क्षेत्रफल क्या होगा xy। तो पहले बोल रहा है कि आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो पहले हम क्या काम करेंगे, आयत की लंबाई मानेंगे। आयत की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग में है, इकाई मानिए। ये हो जाएगा वर्ग
इकाई। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि बोला कि इसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो गया। मतलब अब क्षेत्रफल क्या हो गया, पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, बोला xy था, बोला कि अब इसमें 9 वर्ग इकाई कम हो गया। मतलब इतना काहे कम हुआ, बोला यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया। मतलब अब जो बोला कि लंबाई पहले x था, अब इसकी लंबाई कितना हो गया, x - 5, और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया। पहले चौड़ाई कितना था, तो y था, अब इसको बढ़ा दिया, ये बन गया। तो बोला कि अब क्षेत्रफल कितना आया, बोला 9 वर्ग इकाई कम होता है। क्यों, बोला कि लंबाई में 5 कम कर दिया गया और चौड़ाई में 3 जब बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। बोला कि अब जो क्षेत्रफल आएगा इससे क्या होगा, 9 कम होगा। तो हम प्रश्न से डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्रश्न से तो नया लंबाई क्या होगा, x - 5, चौड़ाई क्या होगा, y + 3। अब ये जो क्षेत्रफल मिलेंगे कितना मिलेंगे, तो इसके क्षेत्रफल से 9 कम मिलेंगे, मतलब xy - 9। ये आप इसको सोल्व करते हैं, इसको जब गुना करेंगे तो xy + 3x + 3x - 5y - 15 बराबर xy - 9। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो यहां से आपका हो जाएगा 3x - 5y, ये हो जाएंगे +6, ये हुआ। फिर दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, पुनः प्रश्न से ध्यान से देखिएगा कि बोल रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। बोला कि अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि लंबाई को भी बोला कि 2 इकाई कितना, सॉरी लंबाई को 3 इकाई, पहले लंबाई था x + 3, x था अब हो गया x + 3। चौड़ाई को बोला कि 2 इकाई बढ़ा दीजिए, ये बढ़ गया, अब हो गया चौड़ाई ये। तो बोला कि क्षेत्रफल जो है 67 बढ़ जाएगा। मतलब लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे, जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल कितने के इक्वल होगा, x + y + 67। ये बात आपको समझ में आ चुका है बच्चों। तो अब हम कह सकते हैं कि x + 3 × y + 2 बराबर xy + 67। ये बात आपको समझ में आ चुका है बच्चों, चलिए ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो यहां से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा xy + 2x + 3y + 6 बराबर xy + 67। ये आपका कट गया तो बचा 2x + 3y और ये चल गया 67, घट जाएंगे तो 61, देन ये समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को आप घटाइए। तो क्या काम करना होगा, समीकरण 1 को देखिए ध्यान से, समीकरण 1 को हम 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 को 3 से गुना कर देंगे। लिख देते हैं, भाषा लिख देते हैं बच्चों। लिखा, समीकरण 1 को 2 से, कितना से, 2 से, तथा समीकरण 2 को 3 से गुना कर समीकरण 1 घटाओ 2 से। यानी पहले गुना करेंगे तो देखिए हो जाएगा बच्चों, ये 6x, ये हो जाएगा -10y और ये हो जाएंगे 12। इसको 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 6x + 9y और ये हो जाएंगे 3 से गुना किया 3 × 6 = 18। घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा -19y, ये घटाया तो 1 7 1 माइनस।
तो ये आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर 171/9, 19 नमा, तो 9 से कट जाएंगे, 99 81 9 8 17, तो कितना मरतबा में कटा, 9 मरतबा में। अब y का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, तो लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो देखिए 3x और -5y, y का मान 9, तो 9 से गुना होगा तो -45 बराबर 6। तो यहाँ से आपका 3x और ये हो जाएगा 51, तो यहाँ से x निकालेंगे 17। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, लंबाई कितना मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि अतः लंबाई किसकी, तो आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई, 17 लंबाई बराबर 17 यूनिट और चौड़ाई बराबर 9 इकाई यूनिट। अब आप चेक कर सकते हैं बच्चों, तो अगर क्षेत्रफल को देखेंगे, अब इसको मिटा देते हैं, आंसर सिर्फ मिला लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 9 सते 63 और 9 7 16, ठीक है। अब बोला कि लंबाई में 5 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12, तो 144 और ये आपका 9 सते 63। ध्यान से देखिएगा 17 तो 12 तो 144 यानी 17। ध्यान से देखिए तो ये आपका हो जाएगा 9 सते 63 और 6 कहाँ गया आंसर आपका, 9 सते 63 9 7 16 163। तो फिर से ध्यान से देख लेते हैं बच्चों कि आपका लंबाई में बोला कि 5 इकाई कम कर देंगे तो लंबाई था, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 144 9 सते 63 और 9 6 15, सॉरी ये 100 बच्चों 155 ही होगा, 153 ही होगा। तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, 9 सते 63 9 6 15, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लंबाई में अगर हम 5 कम कर देंगे, लंबाई था 17 उसमें 5 कर दिया कम, तो मिल गया लंबाई कितना 12। चौड़ाई में 3 बढ़ाना है तो ये भी हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 144। तो देखिए ये जो पहले वाला जो क्षेत्रफल है, अब जो क्षेत्रफल आ रहा है वह 9 कम है, किससे, शुरू के क्षेत्रफल से 153 और 9। तो ये आपका क्या है आंसर, सही है बच्चों। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। तो फिर से आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। तो फिर से धन्यवाद।